नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अजय सिंह एक नया टॉपिक लेकर के जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा था उसका तीसरा लेसन आज लेके आया हूं। और देखिए, आज हम बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक का मतलब होता है नियो नव, और लिथिक मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल, नव नियो मतलब नव, नव पाषाण काल। इसमें जो पाषाण काल, इसका मतलब होता है, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। नए पत्थरों का युग प्रारंभ हो गया था, या यूं कहा जाए कि पाषाण काल में एक ऐसा युग भी आया था जिसको हम नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। जिसमें अब ऐसा भी एक बार हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि नव पाषाण का मतलब है नए पत्थर। नए पत्थर कौन से थे? कि पुराने पत्थरों का यूज ही हम कर रहे थे या फिर उनको कोई आकार दे रहे थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका जो काल है लगभग 5000 बीसी के आसपास रहा है। कितना रहा है ये आप ध्यान रखें। जो बिफोर क्राइस्ट था, इसका मतलब था कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि जब सन शुरू हुई थी तो उससे 5000 वर्ष पूर्व की बात है। अगर आज की बात करें तो इसमें 2000 और जोड़ लेंगे तो इसमें कितने हो गए? 7000 वर्ष आज से पूर्व की बात है, वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, यहां तक आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। पहले हम बात करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को इंग्लिश में न्यूलिथिक एरा बोलते हैं, एज बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि नवपाषाण काल, नए पत्थरों का विकास हुआ, नए पत्थरों के औजार बनने लगे हैं और इस युग में नया हमें देखने को मिला है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका एज क्या रहा है। एज जो रहा है वो 5000 बीसी पूर्व रहा है। अगर आज की बात करें तो 2000 और जोड़ लेंगे इसमें तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? आज से 7000 वर्ष पूर्व की ये बात हुई है। अब बात आती है कि इसमें नव पाषाण काल, या यूं कहा जाए कि पाषाण काल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण से इसका विभाजन हुआ। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर हल का विकास हुआ था। क्या हुआ? हल का विकास हुआ, और हल के कारण से कृषि में परिवर्तन आ गया। कृषि में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जो पहले जंगली कृषि की जाती, मतलब प्राकृतिक कृषि की जाती थी, या यूं कहा जाए कि प्रकृति पे निर्भर थे, तो प्रकृति पे जब हम निर्भर थे तो मौसमों में जब परिवर्तन आता गया तो कृषि में भी परिवर्तन आता गया। या यूं कहा जाए कि जब जैसे बारिश के मौसम में अगर बात करें तो बारिश के मौसम में तो कृषि हो जाती है, लेकिन सर्दी अगर हुई है या फिर गर्मी हो रही है तो उस दौरान जो कृषि है वो नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर हल का विकास किया गया, और जिसके कारण से ये जो जंगली कृषि थी अब घरेलू कृषि में परिवर्तित हो गई। अब घरेलू कृषि में क्या हो गया? पहले तो प्राकृतिक जो चीजें थी, जैसे उग गया है, कुछ भी उगा दिया और उगने के बाद में उसको काट लिया और उसको उसका यूज करने लग गए। लेकिन अब घरेलू कृषि में हम जैसे गेहूं, चावल इत्यादि का हमने आविष्कार कर लिया। चावल के भी कुछ अवशेष आपको बताऊंगा कहां पर। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए घरेलू कृषि का जो विकास हुआ, घरेलू कृषि में जो चावल और गेहूं का विकास हुआ। अब जो कृषि प्रकृति पर निर्भर थी, अब वह है प्रकृति के साथ साथ जो कृषि थी गेहूं और चावल की, यह नदियों और तालाबों पे निर्भर होने लगी। तालाबों के माध्यम से कृषि की जाने लगी और नदियों के माध्यम से की जाने लगी। अब बात आती है कि जो हल था, अब आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि हल का विकास किस प्रकार से हो, या हल किस धातु का बना होता था। तो देखिए भाई साहब, ये धातु का नहीं था, ये 12 सींगा जो होता है, 12 सींगा एक पशु होता है, उसके सींगों का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? 12 सींगा के सींगों का उपयोग करके हल का निर्माण किया गया था। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, इसको याद रखें कि नियोलिथिक एज में हल किसके बने होते थे। तो आपको बताना है कि ये सींगों के बने होते थे, और सींग किसके थे? 12 सींगा के सींग थे। जब ये उन पशुओं को खाते थे और शिकार करते थे तो उनसे जो सींगे प्राप्त होते थे उनका क्या बनाते थे? ये हल बनाते थे।
पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुपालन में क्या होता था, पहले पशुपालन कुत्तों का किया गया। कुत्तों को इसलिए पाला गया ताकि शिकार में मदद कर सके। किसमें मदद कर सके? शिकार में मदद कर सके। अब देखिए, शिकार में मदद कर रहे थे, लेकिन शिकार जो है लगातार मिल नहीं रही थी। इसके कारण से किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ। कृषि पर लोग निर्भर रहने लगे शिकार के स्थान पर। अब जो कृषि थी वो मैंने आपको बताई कि हल का विकास हुआ, और हल के विकास के कारण से कृषि में भी विकास हुआ। अब कुत्तों के स्थान पर, कुत्तों के साथ साथ, अब ये है कुत्तों के साथ साथ किसका विकास हुआ? सॉरी, शिकार के, यहां पर देखिए दोबारा से, शिकार जब की जाने लगी तो शिकार के साथ साथ हमने देखा कि हमें कुत्तों की आवश्यकता है, तो हमने शिकारी कुत्तों को पाला गया। अब इसमें देखा कि हमने कृषि करना प्रारंभ कर दिया है, तो कृषि के लिए हमें पशुओं की आवश्यकता होगी। पशुओं की आवश्यकता होगी, तो ऐसे पशु हमने पालने शुरू कर दिए जिसके माध्यम से कृषि में सहायता प्राप्त हो सके। दूसरी चीज हमने देखी कि इन शिकारी पशुओं के स्थान पर हमने दुधारू पशुओं का पालना शुरू कर दिया। जो दुधारू पशु, तो अब कौन कौन से हो सकते हैं दुधारू पशु? उस समय बकरी होने के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? बकरी होने के अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी, अगर हम बात करें धातुओं की बात करें, किसकी बात करें हम? धातुओं की अगर हम बात करें तो इसमें तांबा का सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि तांबे के साथ साथ कांसे का भी यहां पर प्रचलन बढ़ रहा था। कांसे का भी इसमें प्रचलन बढ़ा है। यह कि राजस्थान के अंदर किस जगह पर इसका विकास हुआ। अगर हम बात करें भारत की बात करें तो भारत में किस जगह जो नवपाषाण काल है उसके स्थल पाए गए हैं। तो देखिए, भारत में जो है मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर सबसे पहले कृषि के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला बात चल बदी। हाँ, तो हमने देखा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के अवशेष मिले हैं। सबसे प्राचीन अगर कृषि होती थी तो वो यहाँ होती थी मेहरगढ़, पाकिस्तान के अंदर। अब बात करेंगे कि मेहरगढ़ के अलावा राजस्थान, भारत के अंदर और कहाँ पर होती है, तो ये बुर्ज होम, जो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां पर होती थी। इसके अलावा जैसे कोल्डी हवा यूपी में है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के अवशेष किस जगह पे प्राप्त हुए हैं, तो वो है कोल्डी हवा। सबसे प्राचीन जो चावल के अवशेष मिले हैं। अब सीधी सी बात है कि जहां पर चावल के अवशेष होंगे वहां पर चावल की खेती होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भी सबसे ज्यादा चावल कहाँ होते हैं, तो वो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब, जो ये सिंधु और गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, वहां पर सर्वाधिक चावल आज भी उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह हमें नियोलिथिक एरा के स्थल मिले हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए, राजस्थान में कौन सी जगह पर जो पाषाण काल के, नवपाषाण काल के क्षेत्र मिले हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य केंद्र था वो था बागोर। अब बागोर कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया था, बागोर मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल था और राजस्थान में एकमात्र स्थल बागोर था मध्य पाषाण काल का। इसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण सभ्यता, पशुपालन और कृषि जैसे मुख्य क्षेत्रों का विकास हुआ था। तो ये मुख्य क्षेत्र था। अब देखिए, यहाँ से मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल से पहले का था, तो मुख्य केंद्र तो यही होगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर देवली में देखेंगे, इसके आसपास, भाई यहाँ से जब भी
कोई आदमी घूमने जाएगा तो आसपास ही जाएगा, तो आसपास उसके विकसित हुआ। फिर इसके बाद में हम देखेंगे भरनी, ये भी टोंक में ही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जहाजपुर, जहाजपुर भी टोंक में ही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमीरगढ़, हमीरगढ़। फिर इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर भैंसरोडगढ़। जैसे ही थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पर चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इधर की ओर गमन किया है इन्होंने, नदी के किनारे किनारे, क्योंकि नदी आती है, लूनी नदी आती है, उसके किनारे पर विकसित हुआ। तो यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, उस वहां पर हुआ। फिर एक हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और जगह है गिलुंड। गिलुंड जो जगह है वो है राजसमंद में, ये हम देखेंगे। अब आप देखेंगे कि मुख्य केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ थे। सबसे पहले हम देखेंगे बागौर में। बागौर में मैंने आपको बताया था 3 लेयर हैं, 3 अवशेष मिले हैं 3 सभ्यताओं के, जिसमें आपने देखा कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इसमें ये तीनों लेयर प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ से मूव किया है लोगों ने, कि देवली की तरफ भी गए हैं, भरनी की तरफ भी गए हैं, जहाजपुर की तरफ भी गए हैं, हमीरगढ़ की तरफ भी गए हैं और नीचे भैंसरोडगढ़ की तरफ भी गए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं, तो वहां भी सभ्यताओं का विकास हो रहा है। तो फिर इसके बाद में तिलवाड़ा में भी इनका गमन हुआ है, तो यहाँ पर भी इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। फिर राजस्थान का जो गिलुंड जगह है राजसमंद में, वहां पर भी इनका विकास देखने को मिला है। तो इस प्रकार से राजस्थान के इन क्षेत्रों में नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपको एक चीज और देखनी है, मैं आपको बर्तनों के बारे में बताऊंगा कि बर्तन कौन कौन से मिले हैं। बर्तन इसमें जैसे आपकी कटोरी भी मिली है, चम्मच, ये सारी की सारी किसकी मिली हैं? मृद भांड की मिली है। किसकी है ये? मृद भांड की। मैंने आपको बताया कि जो मध्य पाषाण काल था उसमें जो मृद भांड बनाए जाते थे, मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, वो किससे बनाए जाते थे? चाक से बनाए जाते थे। मटके तो चाक से बना सकते हो, लेकिन कटोरी किससे बनाओगे? ये बात आती है ना कि कटोरी किससे बनाओगे। अगर आपसे बात करें चम्मच किससे बनाओगे, ये बात आती है, तो आप देखिएगा जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो हाथ से बनाए जाते थे और कुछ चाक से बनाए जाते थे। आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पर धातु कौन सी थी, तो आपको मैंने बताया धातु यहाँ पर सर्वाधिक तांबा प्रचलन में था। अब तांबा यहाँ तो निकलता नहीं है, तो ये जो तांबा जो निकलता था ये कहाँ पर निकलता था? आपके गणेश्वर सभ्यता के आसपास निकलता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आयात भी होता था तांबे का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो गिलुंड जगह है वहां पर भी आपकी ये सभ्यता विकसित हुई है। तो ये मुख्य केंद्र रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है बागौर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो ये कोठारी नदी के किनारे, कोठारी जो नदी थी उसके किनारे पर विकसित हुई सभ्यता है। अब जो लोग हैं वो गुफाओं से निकल करके कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं? गांवों की ओर मूव कर रहे हैं, कृषि की ओर मूव कर रहे हैं, पशुपालन की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। और अगर मेरा सेशन ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।